हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। इसका एक और मेथड होता है सिंपलेस्ट मेथड, लेकिन सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को यूज़ करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं पिछले भी वीडियो बना चुका हूँ, और इसके पिछले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशंस क्या होता है, फीजिबल सॉल्यूशंस क्या होता है, डीजनरेट सॉल्यूशंस क्या होता है और इनफीजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इनके बारे में हमने आपको बताया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आइए आज डिस्कस करते हैं हम कि ये न्यूमेरिकल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप ये देखिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके स्टेप्स फिक्स होते हैं। आप देखिए हमेशा फर्स्ट स्टेप में होगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड स्टेप में सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, उसमें कई इक्वेशंस होंगी, मतलब कई कंडीशंस होंगी इस प्रोजेक्ट के मैक्सिमाइज होने की, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, उससे रिलेटेड इक्वेशन होगी। और जो फैक्टर्स होंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने में सपोर्ट करते हैं उनमें हमारे पास इक्वेशंस बनी होगी। तो वो कांस्टेंट होते हैं क्योंकि हर बार यही होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में ही आपको प्रॉफिट गेन करना होता है। तो क्वेश्चंस मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दो ही तरीके में होता है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं मैक्सिमाइजेशन का। तो मैक्सिमाइजेशन में अगर इस तरह से लेस और इक्वल टू का साइन हो तो आप समझ लीजिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, या कहा जाए काफ़ी आसान है। तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहला जो इसका जो इम्पोर्टेंट काम होता है, सबसे पहले जो इक्वेशन दी होती है उन्हें हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम 3x1 5x2 इक्वल टू 50 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हमेशा इक्वल का साइन लगाएंगे। और हम जानते हैं जब लाइन को ग्राफ पर प्रोजेक्ट करना हो तो हमें दो पॉइंट पता होने चाहिए। तो वो पॉइंट ऐसे निकाले जा सकते हैं। एक बार हम लिखेंगे लेट x1 इक्वल टू 0, इसमें हम x1 के लिए 0 रख देंगे तो x2 आ जाएगा आपका 3, और ए पॉइंट हो गया आपका 0,3। हम यहाँ x1 को x एक्सेस पर कंसीडर कर रहे हैं और x2 को y एक्सेस पर कंसीडर कर रहे हैं। अगेन x2 इज इक्वल टू 0, देन x1। अगर हम x2 के लिए 0 रखेंगे तो x1 आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 3x1 इज इक्वल टू 15, x1 इज इक्वल टू 5। तो ये आपका b बन गया, और b मीन्स 0, b मीन्स आ गया 5,0। ये आपके दो पॉइंट्स आ गए। इसी सिमिलरली अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 5x1 2x2 इक्वल टू 10। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x1 इक्वल टू 0, देन x2 इक्वल टू 5, और ये पॉइंट बन गया आपका C आपका कहलाएगा 0,10। अगेन अगर हम बात करें तो फिर से हम यहाँ पर रख देंगे वैल्यू। अगेन x2 इक्वल टू 0, देन x1 इक्वल टू, अगर x2 इक्वल टू 0 है तो x1 हो जाएगा 2, और d जो पॉइंट हो जाएगा वो 2,0। इस तरह से आपके 4 पॉइंट्स आ गए। 2 पॉइंट से एक लाइन ये ड्रॉ होगी और 2 पॉइंट से एक लाइन ये ड्रॉ। तो अब जो अगला स्टेप, पहला स्टेप फिक्स है कि हमें x1 इक्वल टू 0 करना है। इससे हम दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे, x2 निकाल लेंगे, फिर x2 इज इक्वल टू 0 रखना है तो x1 निकाल लेंगे। इस तरह से हमें पहली जो इक्वेशन होगी उससे 2 पॉइंट मिल जाएंगे और दूसरी इक्वेशन से भी हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अब इनको हमें ग्राफ पर दिखाना होगा कि किस प्रकार से मैंने ग्राफ पर दर्शाया। तो आइए इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ है इसका, ये है x1 और ये है x2। x1 x2 क्यों लिया बच्चों? इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी y1 का जिक्र नहीं किया, इसलिए हमने यहाँ पर x1 और
x2 लिया हुआ है, ये ओरिजिन है आपका, दिस इज ओरिजिन। अब आप इसमें ये देखिए सबसे हाईएस्ट कितना है 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कोऑर्डिनेट बनाने हैं वो 10 तक जाने चाहिए। हमें जो कोऑर्डिनेट बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं बच्चों, 10 तक। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इस तरह से हमने 10 पॉइंट बना दिए। तो अब सबसे पहला आप देखिए मिलाएंगे 0,3, तो 0 के लिए ये चलेंगे, 3 के लिए ये गए, तो ये आपका पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट हो गया बच्चों ए। फिर आता है आपका 5,0, 5 के लिए इधर चलेंगे, 0 के लिए यहीं रुक जाएंगे, तो ये हो गया आपका बी, और इसको हम मिला देंगे, तो ये आपकी लाइन बन गई। अब इसमें हमें ये देखना है, क्योंकि एक्चुअल में हमें ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, एक्चुअल में हमारी जो लाइन है वो तो ये है 3x, हमें एक्चुअल में रीजन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ नहीं करनी। तो अब आप देखिए क्या ये इक्वेशन ओरिजिन से होकर जा रही कि नहीं, देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये इक्वल का साइन होता है तो एक लाइन आती है, लेकिन ओरिजिनली प्रॉब्लम हमारी इन इक्वेशंस में है, इन इक्वेशंस के जरिए हमेशा एक रीजन बनता है, एक क्षेत्र बनता है। अब वो क्षेत्र या तो ओरिजिन की ओर जाएगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो टूवर्ड्स होगा कि अवे होगा, ये पता करने के लिए हम इसमें ओरिजिन पॉइंट पुट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट पुट 0,0, इसे पुट करेंगे 0 + 0, ये 15 आया, 0 15, दैट्स ट्रू, ये तो सत्य है। इसका मतलब कि जो इसका जो क्षेत्र होगा वो किस दिशा में जाएगा, वो ओरिजिन की ओर होगा। तो ये हम इस तरह से ओरिजिन की ओर इसका क्षेत्र मान लेंगे, तो ये आपका ओरिजिन की ओर हो गया। तो ये जो क्षेत्र होगा वो इसके जरिए कवर होगा। अगेन अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, 0,10, 0 के लिए चले और 10 के लिए हम यहाँ पहुंच गए, ये हो गया आपका सी। और फिर डी है 2,0, 2 ये है, 2 ये है, 0 ये है, तो हमने इसको यहाँ पर मिला दिया और अब हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए आ गया हमारा, ये हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। तो ये आपका सी था और ये आपका हो गया डी। अब देखना होगा कि ये किस ओर जा रहा है, तो फिर हमें वहाँ पर दूसरी क्वेश्चन रखनी होगी। तो हम यहाँ देखेंगे 5x1 2x2, फिर लिखेंगे लेट पुट 0,0, तो जैसे 0 रखोगे ये 10 आ गया, 0 और ये 10, दैट्स ट्रू। यहाँ भी लिखेंगे दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो ट्रू का मतलब हो गया कि ये भी किधर की ओर जा रहा है, ओरिजिन की ओर जा रहा है। तो जब ये भी ओरिजिन की ओर जा रहा है, तो अब आप ये देखिए कि इन दोनों में वो रीजन जो कॉमन होगा वही हमारा फीजिबल रीजन कहलाएगा। तो गौर से देखें बच्चों, तो जो रीजन हमारा बनेगा वो ये होगा, ये वाला रीजन। ये रीजन हमारा ऐसा रीजन है जो कि कॉमन रीजन है, दोनों में को ओवरलैप करने वाला जो क्षेत्र होगा वो ये होगा। तो इसमें ए ये है, डी ये है, ओ ये है और के पॉइंट हम ये डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक क्या प्राप्त हो गया, हमें इस प्रकार से एक फीजिबल रीजन प्राप्त हो गया, हमें एक फीजिबल रीजन मिल गया। अब इस फीजिबल रीजन के तो हम यहाँ लिखेंगे here A K D O be a feasible रीजन। ये हो गया हमारे क्या फीजिबल रीजन, ए के डी ओ बी ए फीजिबल रीजन। तो इनके कॉर्नर पॉइंट हमें निकालने होंगे, तो उसको निकालने के लिए ए का तो पता है, डी का पता है, ओ का तो, लेकिन के का नहीं पता। के इज ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सो कैलकुलेटिंग 2 and थर्ड इक्वेशन। देखिए जो हमने इक्वलिटी में की थी, ये हो गई आपकी थर्ड और ये हो जाएगी आपकी फोर्थ। तो कैलकुलेटिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन,
तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, इन दोनों को हमें हल करना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए पहली इक्वेशन आपकी 3x1 5x2 इक्वल टू 15, और सेकेंड इक्वेशन है 5x1 2x2 इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 5 से तो ये आ जाएगा 6x1 10x2, ये 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25x1 10x2 और ये 15, और इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 6 9 6 19x1, और यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 20 माइनस का 20, और ये x1 इजिकल टू हो जाएगा 20/19, और 20/19 को अगर हम सॉल्व करें डिवाइडेड बाय 19, तो ये हमें मिलेगा 1.05 के अराउंड 1.05। तो 1.05, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 कह सकते हैं, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1। तो इस 1 को जब हम इसमें रखेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज करिए हमने थर्ड में रखा 3 1 + 5x2 इज इक्वल टू 15, 5x2 इज इक्वल टू 18, और x2 इज इक्वल टू ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका, ये सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पर मिलेगा आपको 12, तो ये आ जाएगा 5 × 10 = 2.4। तो अब आप समझ गए कि के का कोऑर्डिनेट क्या होगा, के का कोऑर्डिनेट होगा 1, 2.4। अब आप देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर 1.05 को राउंड अप किया है। देखिए यहाँ पर 10 खाने होते हैं, तो डेसिमल के 1 प्लेस तक ही हम कंसीडर करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ 1.1 लिख सकते हैं, लेकिन वो 1.1 1.0 ऑलमोस्ट आर सेम, उससे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, हमें वो पॉइंट्स मिल गए, सारे पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसके आगे के कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए की बात करें तो वो हो जाएगा 0,3, बी की बात करें, सॉरी बी नहीं, डी की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 2,0, ओ की बात करें तो वो है 0,0, और के की बात करें तो वो है 1,2.4। तो अब इन सब के लिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन से वैल्यू निकालेंगे। फॉर वैल्यू ऑफ z, तो z की निकालने के लिए z की क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5x1 3x2। तो ये जो 5x1 और 3x2 है, हम x1 की जगह 0 और x2 की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये आएगा 0 और ये हो जाएगा 9, ये वैल्यू आई 9। फिर फॉर वैल्यू ऑफ z, अब की हम 2 पुट करेंगे तो ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, और ये वैल्यू आ गई 10। फिर फॉर वैल्यू ऑफ z, इसमें हम 0 + 0 पुट करेंगे तो ये कितना निकलाएगा 0, और फॉर वैल्यू ऑफ z 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 2.4 पुट करेंगे तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तो ये आ जाएगा 7.2, 7 5 12 12.2। तो इन सब में आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो किस पॉइंट के लिए आ रही है बच्चों, वो इस पॉइंट के लिए आ रही है। देखिए क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन का, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में आप गौर से देखिए, इन सब में ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं इनको बोलेंगे फीजिबल सॉल्यूशंस। ये सब क्या कहलाएंगे, फीजिबल सॉल्यूशन। लेकिन इसमें ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसको नाम ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन। सो हम यहाँ कहेंगे सो 1,2.4 बी ऑप्टिमल feasible
सोल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।